हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के बेसिस स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपके लिए पूरा रिवीजन है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय कंपनी के आवागमन के बारे में। तो इनका कभी कभी क्रम लगाने को दे देता है, कौन सी कंपनी पहले आई उसके बाद कौन सी कंपनी आई। तो ये क्रम देख लेते हैं। पहले पुर्तगालीज की बात कर लेंगे तो सबसे पहले हमारा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति हमारे भारत में एंट्री लिया था। अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक थे जो कि कालीकट के बंदरगाह पर इसकी सहायता से पहुंचा था हमारा वास्को डी गामा। आगे बात करेंगे, इसके बाद डच आए थे 1605 ईस्वी में। आगे बात करेंगे डच के बाद हमारे अंग्रेज आए थे 1608 ईस्वी में। उसके बाद बात कर लेंगे तो डेनिश आए थे 1620 ईस्वी में। उसके बाद बात कर लेंगे तो फ्रांसीसी हमारा 1668 ईस्वी में आए थे। उसके बाद स्वीडिश आए थे। तो ये हमारे कंपनियों का आवागमन के क्रम है। सबसे पहले पुर्तगालीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। तो ये हमारे यूरोपीय कंपनियों का आवागमन है, इनका क्रम दिया हुआ। तो क्रम लगाने को कभी कभी पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम अगर बात कर ले, भारत में आने वाला हमारा पुर्तगालीज ही थे जो कि 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे अंत में पुर्तगालीज ही गए थे 1961 में। विदेशी कंपनियों के स्थापना क्रम के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करूंगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये पुर्तगाल देश का कंपनी था जो कि स्थापना की बात कर ले तो 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। तो फैक्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। कोची में इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला था 1503 ईस्वी में, सबसे पहला फैक्ट्री था पुर्तगालीज का। वही हम बात कर लेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये कंपनी हमारा इंग्लैंड या ब्रिटेन की कंपनी थी। इनकी स्थापना की बात कर लेते तो 1600 ईस्वी में इन्होंने अपनी स्थापना किया था। सूरत में इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री खोली थी 1613 ईस्वी में। आगे बात कर लेंगे डच या ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हॉलैंड की कंपनी थी। इनकी स्थापना की बात कर 1602 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। वही हम बात कर लेंगे इनकी प्रथम फैक्ट्री के बारे में। तो मसूलीपट्टनम में 1620 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था अपनी पहली फैक्ट्री। इसके बाद हम बात कर लेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये डेनमार्क की कंपनी थी। इनकी स्थापना की बात कर लेंगे तो 1616 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। सबसे पहले फैक्ट्री की बात कर लेंगे तो त्रावणकोर 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री अपना स्थापना किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर ले तो ये फ्रांस की कंपनी है। इनकी स्थापना की बात कर लेंगे तो 1664 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। इनकी प्रथम फैक्ट्री या कोठी की बात कर लेंगे तो सूरत में इन्होंने 1668 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी। कर लेंगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये स्वीडन की कंपनी है। इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1731 ईस्वी में इन्होंने अपनी स्थापना किया था। केंद्र की बात कर लेंगे तो चीन में इन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना चीन में प्रथम केंद्र या प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था। करके डिटेल देख लेते हैं। पुर्तगालीज का सबसे पहले डिटेल देखते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली हमारा यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथप्रदर्शक सहायता से इन्होंने कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे। आगे बात करेंगे इनके बाद दूसरा यात्री आया था हमारा 1505 ईस्वी में जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर ये आया था। तो याद रखना फ्रांसिस्को दी अल्मीरा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 ईस्वी में। आगे बात करेंगे 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा छीन लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अल्बुकर्क बीजापुर से जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह से, उनसे गोवा छीन लिया था। आगे अगर बात कर ले वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है जो कि अंग्रेज सेना पर जनरल आयरकोट ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। वांडीवास के युद्ध में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी हमारे पराजित हुए थे।
1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे अगर बात कर लेंगे कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता फिर से। तो कर्नाटक का युद्ध याद रखना, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते हैं आपस में। आगे बात कर लें अंग्रेज, तो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था, जो कि भारत में आया था। आगे अगर बात कर लेंगे तो 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंग सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, जो कि आगरा में। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला हमारा कौन था? कैप्टन हॉकिंग, जो अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है आगरा में। आगे बात कर लेंगे 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। तो जहांगीर के दरबार में दो लोग आए, सबसे पहले हमारा कौन आया था? कैप्टन हॉकिंग आया, उसके बाद में टॉमस रो आता है। आगे बात करेंगे 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? चार्ल्स को बम्बई को उपहार रूप में देते हैं। आगे बात करते हैं प्लासी का युद्ध के बारे में। तो प्लासी का युद्ध हमारा 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध देखते हैं तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। तो प्लासी युद्ध के अगर परिणाम का बात कर लेंगे तो अंग्रेज इसमें विजयी हो गए थे। प्लासी युद्ध का अगर प्रमुख फैक्ट के बारे में बात कर ले तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी प्लासी युद्ध के बाद में। प्लासी युद्ध के बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का नींव पड़ जाती है, क्योंकि अंग्रेज विजयी हो गए थे। हमारे बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला जो कि इसमें हार गए थे। अगले युद्ध के बारे में बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। अब इसमें देखेंगे तो आप जितने नवाब थे एक साथ मिलकर अंग्रेज से सामना करेंगे। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सब एक तरफ से लड़ेंगे और एक तरफ से अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो इसका सामना करेगा। इसमें अगर बात कर लेंगे तो परिणाम के बारे में, तो अंग्रेज फिर से विजयी हो जाते हैं। और इसका फैक्ट के बारे में बात कर ले तो अंग्रेज भारत में वास्तविक सत्ता यहीं से स्थापित कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध होता है, जो कि यहाँ से वास्तविक सत्ता अंग्रेज का स्थापित हो जाता है भारत में। आगे बात कर लेंगे तो इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में। शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की प्रथम संधि करता है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय से प्रथम संधि होती है इलाहाबाद की। और द्वितीय संधि अगर बात कर ले इलाहाबाद का तो शुजाउद्दौला के साथ होती है, जो कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। ये दोनों संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में संधियाँ कर लेते हैं। आगे अगर बात कर ले कर्नाटक के युद्ध के बारे में तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। तो प्रथम कर्नाटक के युद्ध के बारे में बात कर लेंगे तो 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था। इसका प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध था। इसमें संधि होती है एक्सला स्लेपला की संधि होती है, जो कि 1748 ईस्वी में हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध अनिर्णित था, मतलब अनिर्णायक था, तो इसमें संधि करना पड़ जाता है। आगे अगर बात कर लेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में तो 1749 से लेकर 54 के बीच में चला था। इसका प्रमुख कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें भी संधि हो जाती है, पांडुचेरी की संधि होती है इसमें 1755 ईस्वी में। यहीं से अंग्रेज मजबूत स्थिति में हो जाते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बाद। कर्नाटक का तृतीय युद्ध की बात कर लेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध औपनिवेशिक के कारण था। इसमें भी संधि करते हैं 1763 ईस्वी में, पेरिस की संधि करते हैं। यहाँ पे फ्रांस का पराजय हो जाता है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। तो ये हमारा कर्नाटक का 3 युद्ध था। तीनों युद्ध से 3 ही संधियाँ होती,
याद रखना। एक्सला स्लेपला की संधि 1748 में हुआ था। पांडुचेरी की संधि 1755 में होता है। पेरिस की संधि बात कर लें 1763 में होता है। तो ये तीनों संधियाँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है कर्नाटक के युद्ध में। आगे बात कर लेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1767 से 69 के बीच में ये लड़ा गया था। मैसूर के शासक थे हैदर अली और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड बेरिस्टल था। इसमें मद्रास की संधि हो जाती है 1769 में। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध के बारे में 1780 से 84 के बीच में चला था। इसमें भी हैदर अली शासक थे और वारेन हेस्टिंग इसमें हो जाता, गवर्नर चेंज हो जाता बंगाल का, वारेन हेस्टिंग बन के आ रहा था। इसमें भी संधि हो जाती है, मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। इसी में आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध में देखेंगे तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु के बाद में आते हैं हमारे अगले शासक टीपू सुल्तान। तो इनके मध्य भी लड़ा जाता आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध, जो कि 1790 से 92 के बीच में चला था युद्ध। और इस समय हमारा गवर्नर भी चेंज होता था बंगाल का, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है। इसमें भी संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की, इसमें संधि होती है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध में 1792 ईस्वी में होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करेंगे तो 1799 ईस्वी में होता है। इस समय शासक हमारा मैसूर का कौन था? टीपू सुल्तान था। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। इसमें अगर बात कर लें तो मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश का बालक कृष्णराज को बैठा देता। टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो ये हमारे प्रमुख आंग्ल मैसूर के युद्ध थे। ये किस में कौन सी संधियाँ हुई थी, इनको जरूर याद रखना। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में हमारी 3 संधियाँ होती है, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि बात कर ले तो 1792 ईस्वी में होता। मंगलौर की संधि बात कर ले 1784 ईस्वी में होता। मद्रास की संधि बात कर ले तो 1769 ईस्वी में होता है। तो ये प्रमुख हमारे आंग्ल मैसूर के युद्ध थे। कौन से युद्ध में कौन सी संधि हुई पूरा डिस्कस कर लिए, जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हमारा 1775 से 82 के ईस्वी में चला था। इसमें भी संधि होती है, सालाबाई की संधि होती है या सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। तो इसका परिणाम की बात कर लेंगे तो अंग्रेजों को सालसेट और एल्फेंडा द्वीप भी यहीं से प्राप्त हो जाता है। माधवराव नारायण पेशवा तथा राघोवा को यहीं पर पेंशन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनको पेंशन दिया जाएगा और एलिफेंटा और सालसेट द्वीप को जीत लेते हैं हमारे अंग्रेज। सालबाई की संधि यहीं हो जाती है, इनको पेंशन के रूप में देने लेते हैं। आगे अगर बात कर लें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य चला था। इसमें अगर संधि की बात कर ले तो देवगांव की संधि होती है, जो कि 1803 ईस्वी में होता है। दूसरी संधि हमारी होती है सूरजी अर्जन गांव की संधि हो जाती है, जो कि ये भी 1803 ईस्वी में हुआ था। राजपुर घाट की संधि होती है, यह भी हमारा 1805 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले हमारा देवगांव की संधि होगा, फिर सूरजी की संधि होगा, फिर राजपुर घाट की संधि होगा। तो ये क्रम याद रखना। आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध में हमारा 3 संधियाँ होती हैं, देवगांव की संधि, सूरजी की संधि और राजपुर घाट की संधि। आगे अगर बात कर लेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में तो 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य चला था। इसमें भी संधि होती है, पूना की संधि होती है, ग्वालियर की संधि होती है, मंदसौर की संधि होती है। इसमें अगर बात कर ले परिणाम क्या मिला था तो समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। तो यह ध्यान रखना। यहाँ से जितने भी प्रमुख फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे आंग्ल मराठा युद्ध से, तो इनका ज़्यादातर संधि पूछी जाती है, संधि का क्रम दे देता है, कौन सी संधि कब आई थी, क्रम लगाने को दे देता है आगे पीछे करके। तो इसको ज़रूर तैयार कर लेना क्रम। बंगाल विभाजन के बारे में, तो बंगाल का विभाजन का बात कर लेंगे। इसका निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया था।
आगे बात कर लें विरोध इसका। विभाजन के निर्णय का विरोध 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसे बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था उसी में, तो याद रखना। इसके विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, इसको बहिष्कार के लिए। आगे बात कर लेंगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। आगे अगर बात कर लेंगे बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार अगर पूछा जाए तो संजीवनी पत्र में देखने को मिला था सर्वप्रथम। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे बात कर लेंगे मुस्लिम लीग गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके गठन के बारे में बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। आगे बात कर लेंगे तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था आगा खां को। और मुस्लिम लीग की मुख्यालय अगर बनाया गया था कहाँ पर, तो लखनऊ में बनाया गया था। तो याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे बात कर लेंगे कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेते हैं। तो सूरत का अधिवेशन 1907 में होता, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस हमारा 2 दलों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल। इसी को सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता। रासबिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। परिणाम में क्या हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर पर लेकर इसमें विवाद पैदा हो गया था। तो याद रखना कांग्रेस का विभाजन पूछा जाता है किस अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्सव की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1993 में गणपत उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत किए थे इन्होंने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, जो कि इस समय म्यांमार में स्थित है। मांडले जेल में इन्होंने गीता रास नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक के बारे में और जानकारी देख ले तो तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। तो याद रखना ये तिलक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे बात कर लेते हैं भारत में क्रांतिकारियों आंदोलन का प्रथम चरण कौन था। तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना पूछा जाता कब हुआ था, 1899 में हुआ था बी.डी. सावरकर द्वारा। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के परिवर्तित हो गई। तो इसी को आगे चल के मित्र मेला को अभिनव भारत में परिवर्तित किया जाता है 1904 ईस्वी में। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो पी मित्रा ने किया था बंगाल में। आगे अगर बात कर ले 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंगफोर्ड बच गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल शामिल थे। तो बंगाल का विभाजन का बात कर लेंगे। इसका निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उस समय। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में लिया गया था। आगे बात कर लें विरोध इसका।
विभाजन के निर्णय का विरोध 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, जिसे बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था उसी में, तो याद रखना। इसके विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा किया गया था, इसको बहिष्कार के लिए। आगे बात कर लेंगे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। आगे अगर बात कर लेंगे बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। तो याद रखना 19 जुलाई को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। 7 अगस्त को बंगाल विभाजन के विरोध में बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार अगर पूछा जाए तो संजीवनी पत्र में देखने को मिला था सर्वप्रथम। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे बात कर लेंगे मुस्लिम लीग गठन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके गठन के बारे में बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन का संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पेश किया था। आगे बात कर लेंगे तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष चुना गया था आगा खां को। और मुस्लिम लीग की मुख्यालय अगर बनाया गया था कहाँ पर, तो लखनऊ में बनाया गया था। तो याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे बात कर लेंगे कांग्रेस का विभाजन की बात कर लेते हैं। तो सूरत का अधिवेशन 1907 में होता, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस हमारा 2 दलों में बढ़ जाता है, गर्म दल और नरम दल। इसी को सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। परिणाम में क्या हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया था। कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तौर पर लेकर इसमें विवाद पैदा हो गया था। तो याद रखना कांग्रेस का विभाजन पूछा जाता है किस अधिवेशन में। आगे देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्सव की शुरुआत अगर देखा जाए तो 1993 में गणपति उत्सव का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत किए थे इन्होंने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1908 में केसरी में प्रकाशित तथ्यों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, जो कि इस समय म्यांमार में स्थित है। मांडले जेल में इन्होंने गीता रस नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक के बारे में और जानकारी देख ले तो तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। तो याद रखना ये तिलक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे बात कर लेते हैं भारत में क्रांतिकारियों आंदोलन का प्रथम चरण कौन था। तो बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना पूछा जाता कब हुआ था, 1899 में हुआ था बी.डी. सावरकर द्वारा। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के परिवर्तित हो गई। तो इसी को आगे चल के मित्र मेला को अभिनव भारत में परिवर्तित किया जाता है 1904 ईस्वी में। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, तो पी मित्रा ने किया था बंगाल में। आगे अगर बात कर ले 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड को गाड़ी पर बम फेंका, परंतु किंगफोर्ड बच गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1908 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काफिले पर बम फेंका गया। इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल शामिल थे।